हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 7 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो है ज्योग्राफी चल रही है, हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं जो भी चैप्टर आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है, हमारा राज्य मतलब जो है बिहार, क्योंकि जो इसमें दिया गया है इस चैप्टर में सब कुछ राज्य मतलब बिहार के ही बारे में दिया गया है। मतलब कौन से वहाँ पे अभ्यारण्य हैं, कैसे वन पाए जाते हैं, कितनी जनसंख्या है, तो इस बारे में सब कुछ दिया गया है। तो हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी। इससे क्या होगा, आपका जीके जीएस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी एससीईआरटी सीरीज ये चल रही है, ये जो है क्लास 2 बजे मिलती है। वहीं पे जो आपको 5 बजे क्लास मिलती है, वो हम उसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप लोग 5 बजे एंड 2 बजे दोनों क्लास जब ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। जो जीके जीएस है, जीके जीएस में आपका मॉडल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मान के चलिए आप 23 क्वेश्चन या फिर 24 क्वेश्चन, मतलब मॉडल हिस्ट्री से 23 या 24 आते हैं और ज्योग्राफी से भी आपके 23 या 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसकी, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। यानी मैंने पूरा उसमें एनालिसिस किया हुआ है कि कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कम क्वेश्चन आते हैं, और आपको कहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है जिससे आपका जो है टीआरई 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो वीडियो आप लोग ज़रूर जाके ज्वाइन करिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको ये हेल्प मिल जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट हमको ज़्यादा पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट में हमको कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप लोग उस मतलब जो वीडियो है उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा राज्य बिहार, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहानी के तौर पे दिया गया है, क्योंकि ये क्लास 6 की है यानी बच्चों के हिसाब से, तो हमको कहानी पढ़नी नहीं है, कहानी को स्किप करेंगे। हम लोग जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भारत का नक्शा है, इसमें जो आपका बिहार राज्य है वो यहाँ पे स्थित है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि जो बिहार है आप यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी राज्य, मतलब पूरब की तरफ है, क्योंकि इस तरफ पूरब है, यहाँ पे पश्चिम है, ये उत्तर है या दक्षिण है। ठीक है, तो ये पूरब की तरफ जो पाया जाता है वो बिहार राज्य महत्वपूर्ण राज्य है, जो पूर्व से पश्चिम तक 483 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी कितनी लंबाई है, 483। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है 345 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। यानी इसकी जो लंबाई बताई गई वो 483 है, और जिसकी मतलब चौड़ाई है वो 345 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आस पड़ोस के जो भी राज्य हैं वो एक दूसरे का उसका जो मतलब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, यानी जो इफेक्ट है उसके एक दूसरे राज्य पर देखने को मिलेंगे। तो बिहार के उत्तर जो दिशा में नेपाल राज्य है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, ये उत्तर में क्या है, मतलब पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य स्थित है। तो बिहार के जो आस पड़ोस के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप लोग ध्यान रखना है। यानी उत्तर दिशा में जो है आपका नेपाल राज्य पड़ जाता है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में जो आपका झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये जो राज्य हैं ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये पूछ सकता है कि उत्तर में कौन सा मतलब स्थित है, दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक जो सीढ़ियां हैं। इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। तो कितने प्रमंडल हैं, 9 हैं, 38 जिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इन प्रमंडलों में कई जिले होते हैं, ठीक है, और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या जो है 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं, यानी जो प्रखंड होते हैं वो कई पंचायतों से मिलकर बनते हैं। और ये जो मतलब इनकी जो प्रखंडों की संख्या वो कितनी है, 534 है, और प्रमंडलों की संख्या 9 है, 38 जिले हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका जो बिहार राज्य है, ये देख सकते हैं, ये जो कलरफुल बने हुए ये सारे जिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जलवायु के बारे में कि आखिर बिहार राज्य में जलवायु कैसी पाई जाती है। तो बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु है। ठीक है, जो पूर्व भाग है उसमें गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। वहीं पे पश्चिम में मतलब पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यह मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं यहाँ, यानी बिहार राज्य में 2 मतलब 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत।
यानी ठंडी, गर्मी और वर्षा। आगे चलते हैं। यहाँ का जो औसत टेम्परेचर होता है यानी तापमान जो है 30 सेंटीग्रेड रहता है, यानी जब हल्की वर्षा होती है औसत जो मतलब तापमान है 30 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि गर्मी में तापमान जो होता है 40 सेंटीग्रेड से भी अधिक हो जाता है। तो जब गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ का टेम्परेचर होता है वो 40 सेंटीग्रेड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं वर्षा का मौसम, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सब कुछ कहानी दी गई है, इसीलिए हम लोग उसको स्किप करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उसको स्किप करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात कही गई मूल स्रोत जो है गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेर, महानंदा, कोशी इत्यादि जो नदियां हैं जिनका उद्गम नेपाल में है। तो यानी ये जो नदियां बताई गई हैं इनका उद्गम कहाँ पे है? नेपाल में है। ठीक है, सुपौल से दक्षिण जो सुपौल है वहां से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिम बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर की चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग लगभग वर्ष में लगभग 4 महीने 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। तो यानी जो ये लोग हैं ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी जीने का ये मतलब है कि वहां पे बाढ़ आ जाती है तो इनको अपना घर जो है वो छोड़ना पड़ जाता है, दूर सुरक्षित जगह पर जाकर के ऐसे टेंट वगैरह बना लेते हैं अपना, तो वहां पे थोड़े टाइम के लिए रहते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। ठीक है, मवेशियों को इनको मवेशियां भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, हम लोग यहाँ से देखते हैं। पानी उतरते ही ये वापस गांव लौट जाते हैं। तो यानी ये क्या करते हैं? ये अपने गांव एवं खेतों को पानी में डूबते देखते रहते हैं। बाढ़ में गिरे क्या होता है, बाढ़ जब आती है तो इनके जो घर होते हैं वो डूब जाते हैं, यानी जो गांव है जो खेत होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं अपने घरों खेतों को देखते रहते हैं पानी में डूबते हुए। अपनी नाव होती है जिसकी मदद से वे घर की देख रेख करते हैं या काम की चीजें ले आते हैं, यानी जब कोई काम की अगर आवश्यकता की चीज है तो अपने घर से ले भी आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिलती हैं। पानी उतरते ही वापस गांव लौट जाते हैं। ठीक है, और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो उसके द्वारा जो मिट्टी आती है वो बलुआ बालू जैसी होती है, बलुआई मिट्टी होती है। तो उसमें क्या करते हैं? परवल हो गया, ककड़ी है, आपका मिश्री कंद है, तरबूज है, एवं दोमट मिट्टी में मक्का है, दलहन है, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो उसमें उपजाऊ मिट्टी भी आ जाती है उसी के साथ में, तो ये लोग ये फसलें उपजा लेते हैं। ठीक है, अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की इनको फिर से बाढ़ आ जाएगी, इनको फिर से दूर रहना पड़ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो गृहस्थ जीवन होता है वो 8 महीने बिता लेते हैं, उसके बाद 4 महीने को फिर से बाढ़ का जो सामना करना पड़ जाता है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाल क्षेत्र जो है का एक गांव। पटना से पूर्व का एक बड़ा हिस्सा है, फतुहा से बढ़रिया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। यानी जो ये क्षेत्र होता है पटना से पूर्व का, इसको टाल या ताल क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो बात कही गई, अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और जमीन दलदली हो जाती है तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। यानी जब अक्टूबर का महीना आता है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बाढ़ आई हुई होती है मिट्टी पानी अपना धीरे धीरे सोख लेती है, उसके बाद जो मिट्टी होती है वो दलदली हो जाती है, तो उसमें हम लोग दलहन और रबी की फसलें बोना स्टार्ट कर देते हैं। तो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? अक्टूबर महीने में बोना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, जाड़े का मौसम, आगे चलते हैं। कृषि व्यवसाय, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कई प्रकार के फसलों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, गांव में यही जो है प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है, यानी जो बिहार राज्य है वहां पे जो प्रमुख खेती है वो कौन सी होती है? धान की खेती होती है। धान से ही चावल प्राप्त होते हैं, यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है।
फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी इनको उपयोग में लाया जाता है। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिले में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में जूट की खेती होती है। तो यानी जो वैशाली, समस्तीपुर एवं मुजफ्फरपुर जिला होता है उसमें क्या है, तंबाकू की खेती होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे कौन सी खेती होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तंबाकू की खेती कौन से जिले में होती है, यानी कौन से राज्य में होती है, मतलब कौन से जिले में होती है, तो आप बता सकते हैं वैशाली है, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगर नाम पता होंगे तो आप लोग बता देंगे। तो इसीलिए नाम ध्यान रखिए कि कहाँ पे कौन सी फसल जो मतलब उपजाई जाती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीन, गुड़ एवं जूट से, मतलब जो गन्ना होता है उससे चीनी एवं गुड़ बनता है, जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वन के बारे में। बिहार में मात्र 6.4% जो है भूभाग है, यानी इतना जो है भूभाग पर वन पाया जाता है, 6.4%। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। तो जो पहाड़ियां हैं वहां पर जंगल मिलते हैं। अररिया यूं पुड़िया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं, यानी जो अररिया है और पुड़िया है, यानी पूर्णिया जो है जिलों के कुछ हिस्सों में वन जो है मतलब अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिले के कुछ हिस्सों में जंगल है, यानी इनके कुछ हिस्से जो हैं वहां पे जंगल है। गया तथा नवादा जिले में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से जो है वन में पाए जाते हैं। राजगिरी की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वन पाए तो जाते हैं बट घने नहीं है, दूर दूर जो है वन मिलते हैं, यानी वन के जो मतलब जो पेड़ है वो दूर दूर मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं तंबाकू। तंबाकू के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बात कही गई बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फर और वैशाली जिले के कुछ मतलब प्रखंडों में तंबाकू जो है उपजाया जाता है, यानी वहां पे जो है तंबाकू अधिक पैदावार होती है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेशा क्षेत्र बोला जाता है, यानी जो सरेशा क्षेत्र है क्योंकि वहां पे जो तंबाकू उपजाई जाती है, ठीक है, इसलिए इसको सरेशा क्षेत्र बोलते हैं। या किसी खास गांव का नाम ना होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का नाम है, यानी ये नहीं कि मतलब किसी खास गांव का नाम है, वहां पे क्या होता है जो ये तंबाकू उत्पादन होता है इसी वजह से उसका नाम रख दिया गया। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहां के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ खेतों को खूब साफ रखकर तंबाकू के मतलब पौधों को लगाना, उनके पत्तों को सुखाना और उनकी व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार के अर्थोपार्जन का एक साधन यही तंबाकू की बिक्री है। ठीक है, इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूना युक्त होती है। एक सीध में एक एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे जो हैं रोपे जाते हैं, यानी एक एक हाथ की जगह छोड़ दी जाती है। शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं, यानी कि धूप ना लगे। आगे चलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिगा भिगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर जो क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं उनको सुखा लिया जाता है, फिर उनको लपेट करके रख देते हैं। क्योंकि सरेशा इलाके के तंबाकू काफी कड़कदार होती है, यानी वहां की जो तंबाकू काफी अच्छी मानी जाती है, इसीलिए तंबाकू बेचने वाले सरेशा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं, यानी इसके नाम पर जो है तंबाकू अधिक बिकती है। अब बात करते हैं मीठी चीनी कहाँ से आती है। तो जो मीठी चीनी है बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित गोपालगंज या पश्चिमी चंपारण जो है वहां पर मिलती है। जो मीठी चीनी यहाँ पर बनाई जाती है, तो ये ध्यान रखना उत्तर पश्चिम में स्थित जो गोपालगंज है और पश्चिम में जो चंपारण है वहां पर जो है मीठी चीनी पाई जाती है, यानी वहां पे जो गन्ना होता है उसका चीनी बनाया जाता है और गुड़ भी बनाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे।
वन प्राणी इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं। बाघ, भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में रहते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार थी, यानी कुछ टाइम ऐसा था कभी कि वहां पे जंगल जो था वहां पे बाघ और हाथियों की भरमार थी, यानी काफी मात्रा में थे। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कट गए और जंगली जानवर घटते गए। यानी जब क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी तो धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ी तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ी। जब आवश्यकताएं बढ़ी तो उत्पादन की आवश्यकता बढ़ी। जब उत्पादन बढ़ा तो जो जंगल थे उनको काट काट के वहां पे खेती करना स्टार्ट कर दिया गया। जब खेती जंगल खत्म हुए तो जानवर भी धीरे धीरे कम पड़ गए। आज भी पश्चिमी चंपारण जिला का वाल्मीकि नगर जो है अभ्यारण्य में रात्रि के समय बाघों की दहाड़े जो है सुनाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर हैं, भालू और हिरण भी बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो ये जो सुअर हैं, भालू और हिरण है, इनकी भी मात्रा वहाँ पे ज्यादा है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभ्यारण्य, नालंदा जिले का राजगिरी अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और खगड़पुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभ्यारण्य और इस गर्भ जल के सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। तो ये जो अभ्यारण्य है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका जो नालंदा जिले का राजगिरी अभ्यारण्य हो गया, गया में गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य है, खगड़पुर का जो है पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभ्यारण्य है। तो ये अभ्यारण्यों के नाम ध्यान रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से जिले में पाया जाता है या फिर इस जिले में कौन सा अभ्यारण्य पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों के दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियां भी मिलती हैं। इनमें से क्या है, इनमें से गेहून जिसको बोलते हैं कोबरा, करेत, धमिन इत्यादि जो है मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार के बेगूसराय जिले के काबर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। ठीक है, तो यानी जब ठंडी आती है तो वहां पे देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड भी देखा जाता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों को नजदीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया है ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में। हमारे देश में 10 वर्ष में यानी वहाँ पे क्या होता है, बिहार राज्य में 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जो जनसंख्या है वो 10,38,04,637 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यानी जो बिहार राज्य के लोग हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है, जो कि सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काट करके लगातार खेती जो है बनाया जा रहा है। यानी जो क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो इस वजह से वन काट करके खेत का काम शुरू किया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होती जा रही है। ऐसा इसलिए है कि एक ही खेत से लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भी भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यानी जो रासायनिक खादें हैं उनका भी अधिक से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी जो है उर्वरक शक्ति जो है मिट्टी की कम होती जा रही है। यह भी भूमि की उर्वरक शक्ति को नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इसी कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। फिर सभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें, यही सबका सपना होना चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है, वहाँ की भी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो वहाँ की जनसंख्या की वजह से वहाँ का प्रदूषण भी है काफ़ी मात्रा में, और उसी की वजह से वहाँ के जो वन हैं वो भी कट रहे हैं। तो जब वन कटेंगे तो जानवर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
तो ये था चैप्टर। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। रबी की फसलों के लिए मशहूर ताज क्षेत्र अवस्थित है, यानी जो ताल क्षेत्र है वो कौन सा है? तो इसमें पटना से पूर्व का है। सोमेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। सरेसा क्षेत्र में शामिल जिले कौन से हैं? यानी कि जो तंबाकू है वो कौन से जिले में उत्पादित की जाती है, यानी उसका उत्पादन कौन से जिले में ज़्यादा होता है? वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बाकी रिक्त स्थान है। तो ये था चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास डेली 2 बजे मिलती है तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 5 बजे जो क्लास होती है उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। आपका जीके जीएस 100% कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद हम लोग जितने भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, यानी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 एंड टीआरई 3, इसके हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि अभी आपके पास 1 महीना है। हम लोग मैक्सिमम टॉपिक कवर कर चुके हैं, क्योंकि 5 बजे वाली जो क्लास मिलती है आपको उसमें 6 एंड 7 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। क्लास 8 की जो है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है, यानी जो आपको 2 बजे क्लास मिलती है, यानी एससीईआरटी जो है, एससीईआरटी में हम लोग क्लास 6 की मतलब हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो चुकी। ज्योग्राफी के जो चैप्टर हैं वो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ये भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, यानी 2 दिन में जो है कवर हो जाएगी। तो आपकी मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसकी मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। यानी जो एसएसटी है उसकी भी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। बाकी जो आपको 2 बजे क्लास मिलती है एससीईआरटी, इसकी भी पूरी प्ले लिस्ट बनाई है। देखिए, आप जब एससीईआरटी पढ़ेंगे तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है और बिहार राज्य में बिहार की बुकों से आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो उसके लिए आपको एससीईआरटी पढ़नी होगी। और जो नोटिफिकेशन आया हुआ था टीआरई 3 का, उसमें साफ साफ गिवन है कि आपको एससीईआरटी फॉलो करनी एंड एनसीईआरटी। तो आपको दोनों बुकें पढ़नी है, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट हो पाएगा। और आपके जीके जीएस में जो ज्योग्राफी है वो 23 नंबर की आती है, यानी 23 या 24 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो मॉडल हिस्ट्री है वहाँ से भी 23 या 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैंने इसकी पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। जो पॉलिटी है वहाँ से भी क्वेश्चन 4 पूछे गए थे आपके टीआरई 3 एग्जाम में, जो पेपर लीक हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी बन जाता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी जो आपका ज्योग्राफी है, मॉडल हिस्ट्री है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से कवर करिए। इसका मेन यही मतलब है कि आप लोग जब एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, यानी सीरीज जब इसकी बुकें पढ़ेंगे तभी जाके कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। डेली 2 बजे ये क्लास मिलती है तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।